अरे, हमारे घर की लाइट क्यों बंद है? अंधेरा क्यों है? आसपास के घरों में तो लाइट है। चित्रा, कहां हो तुम? चित्रा यहां भी नहीं है। चित्रा, चित्रा, कहां हो चित्रा? चित्रा, लो चाय पियो। जी। जगमोहन जी, ये सब इंस्पेक्टर केवल है। नमस्ते जी। इस एरिया में इनकी नई पोस्टिंग हुई है, तो मैंने सोचा कि आप सबसे मुलाकात करवा दूं। केवल, ये है जगमोहन अग्रवाल जी, कानपुर सराफा बाजार का एक बहुत बड़ा नाम। अरे कहां, बस छोटा सा कारोबारी हूं मैं। ये तो आपका बड़प्पन है जगमोहन जी। और ये है इनकी धर्मपत्नी चित्रा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। बेटा अभिषेक, बहू वैशाली, बेटी तृप्ति और इनके नए दामाद मोहित। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है चित्रा जी? अग्रवाल जी बता रहे थे कि बस कुछ ही दिन बचे हैं किडनी ट्रांसप्लांट में। हाँ, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है मुझे बहुत घबराहट हो रही। घबराने की कोई बात नहीं है चित्रा, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। जगमोहन जी आपसे कुछ बात करनी थी जतिन के बारे में। जतिन? हाँ, जगमोहन अग्रवाल जी का छोटा बेटा। वो बेटा जिसने महीनों से माँ बाप का हाल तक नहीं पूछा और माँ के लिए किडनी डोनर ढूंढने के लिए मदद नहीं की। तृप्ति, संजय बेटा, तुम तो हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हो। कहो क्या कहना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ दिनों पहले शराब के नशे में डिवाइडर पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी उन्होंने। जतिन, जतिन ठीक तो है ना? उसे चोट तो नहीं आई ना? माँ, इतना सब होने के बाद भी आपको भैया की पड़ी है। तृप्ति, पापा ने मना किया है ना? मोहित, तुम्हें पता नहीं है, पर एक टाइम था जब जतिन भैया, पापा और हमारे साथ बिजनेस संभालते थे। फिर एक दिन उन्होंने बिजनेस का सारा पैसा शेयर मार्केट में दांव खेलने में लगा दिया। फिर होना क्या था, बिजनेस, पैसा, घर सब कुछ डूबते डूबते बचा है। फिर पापा ने भैया को बिजनेस से निकाल दिया। तुम्हें पता है, उस समय वो शादीशुदा थे, इतनी सुंदर भाभी थी मेरी, लेकिन भैया की हरकतों की वजह से उनका तलाक हो गया। ज्यादा से ज्यादा समय वो शराब के नशे में रहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, जतिन बिल्कुल ठीक है। मैं खुद उसे उसके फ्लैट तक छोड़ने गया था। वो तो आपका बेटा है, इसलिए मैंने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया उसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उससे बात कीजिए, समझाइए उसे। जी हाँ, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं।
पापा, आप दोनों को ऐसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, वो भी तब जब माँ लास्ट वीक ही हॉस्पिटल से आई हैं। तुम चारों आराम से जाओ और डिनर एंजॉय करो। यहाँ हम दोनों घर में एक दूसरे को कंपनी दे लेंगे। और हाँ, 12 बजे के पहले आ जाना। जी। जल्दी चलो, भूख लगी है। जल्दी चलो। चलें? संभाल के जाना। अरे क्या हुआ? तुम्हारे लिए जलेबी मंगाना तो मैं भूल ही गया, और इस वक्त घर के सभी नौकर अपने घर चले गए हैं। इस साल जलेबी नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, रहने दीजिए। आइए। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? हर साल करवा चौथ के दिन हम दोनों मिलकर जलेबी खाते हैं। ये हमारे घर की रीत है, और रीत तो निभानी ही पड़ेगी। मैं जल्दी से जाता हूँ और जलेबी लेके आता हूँ। हाँ? रुकिए। एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि उसके सुहागन रहते ही इस दुनिया से चली जाए। ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हारी बलाएं मुझे लग जाएं। तुम्हारे लिए जलेबी लेके आता हूं। अरे, हमारे घर की लाइट क्यों बंद है? अंधेरा क्यों है? आसपास के घरों में तो लाइट है। चित्रा, चित्रा कहां हो तुम? चित्रा, चित्रा, अरे यहां भी सब उल्टा पलटा पड़ा हुआ है। चित्रा यहां भी नहीं है। चित्रा, 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 कहां हो चित्रा? चित्रा, चित्रा, हाँ? मैं जानता हूं कि ये वक्त आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चित्रा जी मेरे लिए भी मां समान थी। संजय, जिसने भी ये किया है वो बचना नहीं चाहिए। आप
बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वादा करो मुझसे, उस आदमी से जो तुम्हारे बाप की उम्र का है, कि चित्रा को तुम इंसाफ दिलवाओगे। मैं वादा करता हूं। केवल परसों रात जगमोहन जी के घर पे जो अपराध हुआ है, मुझे उसका पूरा विवरण दो। जी सर। बैठो। सर देखने में तो ये चोरी का केस लगता है, और जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है उस तरह से तो लगता है ये गैंग का काम है। पर सर एक अपवाद भी है। लेकिन केवल चोरों ने घर में एंट्री कैसे ली? सर घर के पीछे की खिड़की की ग्रिल निकालकर वो घर में घुसे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बिजली काटी और सीसीटीवी कैमरा को उड़ा दिया। और घर में घुसने के बाद यह संभावना है कि उन्होंने पहले चित्रा जी को अपने काबू में किया होगा, उनसे अलमीरा की चाबियां छीनी होगी और फिर उनसे लॉकर का पासकोड मांगा होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है केवल कि जब चोरों को चाबियां और पासकोड मिल गया था तो फिर उन्होंने चित्रा जी को जान से क्यों मारा? सर आमतौर पर गैंग वाले घर वालों को मार ही देते हैं ताकि बाद में कोई उन्हें पहचान ना पाए। सर घर से 75 लाख के गहने चोरी हुए हैं, बाकी कैश और कुछ छोटा मोटा सामान जैसे कि घड़ियां वगैरह। लेकिन सर घर वालों के पास चोरी के खिलाफ इंश्योरेंस भी है। वो तुम कुछ बता रहे थे कि कुछ अपवाद भी है जो ये कह रहे थे कि शायद ये काम गैंग का ना हो। जी सर। सर आमतौर पर कोई भी गैंग अपने विक्टिम के घरों की पहले काफी समय तक रेकी करते हैं और फिर आधी रात को उन पर हमला करते हैं। इस तरह 10 बजे नहीं, और वो भी करवा चौथ वाली रात, जब कुछ ही देर में घर के बाकी सदस्य घर में वापस आने वाले थे। सर ये उनका तरीका नहीं है, और सर ये भी हो सकता है कि ये हमें गुमराह करने की कोई कोशिश हो। और सर अगर ऐसा है तो चित्रा जी को जिसने मारा है उन्हें ये अच्छे से पता था कि घर के बाकी सदस्य डिनर के लिए घर से बाहर जाने वाले, और घर पे सिर्फ चित्रा जी और जगमोहन जी ही होंगे। और सर ये भी संभव है कि ये चोरी की आड़ में शायद एक मर्डर हो। केवल एक काम करो, जी सर। 2 टीम बनाओ। पहली टीम जो गैंग के आइडियाज को टटोलेगी और खबरियों से बात करेगी। इस एरिया में या कानपुर के आसपास कहीं भी अगर इस गैंग को देखा गया है तो ये बात छुपी नहीं रह सकती। और दूसरी टीम उन लोगों की लिस्ट बनाएगी और आइडियाज निकालेगी जिन्हें ये पता था कि उस रात घर पर जगमोहन जी और चित्रा जी अकेले हैं। क्योंकि अब तक जो कुछ भी मेरे सामने है उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये किसी घर के अंदर वाले की करतूत है। जगमोहन जी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरी ड्यूटी करनी होगी। बेशक, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जी, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस समय सिर्फ 2 ही संभावनाएं दिख रही है। शायद आप सबके लिए इस बात को मानने में मुश्किल हो कि आप ही के परिवार का कोई एक सदस्य इस जुर्म में भागीदार हो। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप सब में से किस किस को यह पता था कि घर में कीमती गहने रखे हुए हैं? जी, सभी को पता था। हमारे घर में कोई भी बात किसी से छिपाई नहीं जाती। आपके नौकर चाकर ड्राइवर? उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि घर की बातें तो वो सब लोग सुनते हैं ना। ठीक है, मुझे आप सबके फोन चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी। आप सभी लोग इस रजिस्टर में अपने डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। आप हमें सस्पेक्ट की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तृप्ति, देखिए मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और हाँ, आपके नौकर चाकर और ड्राइवर से पूछताछ थाने में होगी। आप उनसे भी कहिएगा सहयोग करने को। ठीक है। और हाँ, वो जतिन आजकल उसी फ्लैट में रहता है या कहीं और? जी, उसी फ्लैट में रहता हूँ। तो उससे कहना कि हमें आकर थाने में मिले, इससे पहले कि हमें खुद उससे मिलने जाना पड़े। ठीक है सर, मैं उसको बोल देता हूँ।
हमें हमें मत मारिए साहब। साहब हमें कुछ नहीं पता। साहब हम सच बोल रहे हैं। सर इन तीनों को कुछ नहीं पता। हमने इन्हें ठीक टपाया है और इनके सारे फोन रिकॉर्ड्स और डिटेल भी चेक कर लिए। अगर अभी इन्हें कुछ पता होता तो अभी तक तो ये बक देते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर कहीं की कोई जानकारी नहीं है। खबरी और पुलिस टीम से पूछताछ में भी कुछ पता नहीं चला सर। ठीक है, तुम जाओ। सर एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। कुछ महीने पहले जगमोहन जी के यहाँ एक नौकर काम करता था और फिर वो वहाँ चोरी करते पकड़ा गया तो घर वालों ने उसे काम से निकाल दिया। इन तीनों के पास उसका एड्रेस तो नहीं है पर हम उसकी डिटेल्स निकाल रहे हैं। ओके, गुड। हेलो, क्या ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? जगमोहन जी ने खाना पीना छोड़ दिया है? सर जिस दिन से माँ गई है तब से अन्न ग्रहण नहीं किया। अब एक ही जिद लगाकर बैठे हैं कि जब तक चित्रा को इंसाफ नहीं मिल जाता अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। अब तो ये भी कह रहे हैं कि अन्न छोड़ने के साथ साथ मौन व्रत भी धारण करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूं उनसे। जी। जगमोहन जी, आपको कुछ खाना पीना होगा वरना आपकी सेहत में सुधार नहीं होगा। ये जूस पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। पापा प्लीज पी लीजिए ना, प्लीज। मुझे आप सब लोगों से कुछ पूछना था। जी? महीना भर पहले आपके यहाँ पे एक सुनील नाम का नौकर काम करता था। जी, मैं ही लेकर आया था उसे। कुछ साल भर पहले मिला था उसे। उसने हमारे घर में चोरी की तो हमने उसे काम से निकाल दिया। आपके पास उसका नंबर होगा? सर ये सुनील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ इसे ट्रेस पे डालने के लिए। ठीक है। अज्ञात नंबर? आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आपके काफी नजदीक है। आप कौन बोल रही हैं? और ये नंबर आपको कहां से मिला? इंस्पेक्टर संजय, चित्रा जी को उनके ही बेटे जतिन ने मारा है। क्या? यकीन नहीं हो रहा ना? उस रात जतिन घर आया था और इस बात का पक्का सबूत है। सबूत ढूंढिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, ये क्या था? पता नहीं। तुम एक काम करो, टेक्निकल टीम को बोलो पहले ये नंबर ट्रेस करें। जी सर। जतिन जी, ये चोट कैसे लगी आपको? वो मैं शीशे से टकरा गया था तो घर में 75 लाख के गहने रखे हैं, ये बात पता थी आपको? चोरी के खिलाफ इंश्योरेंस था, ये बात भी पता थी आपको? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने घर में चोरी करवाई और अपनी माँ को भी मरवा दिया? माँ को मारने का शायद इरादा ना भी हो, लेकिन चोरी का तो हो सकता है। और फिर चोर घबरा गए, बात हाथ से निकल गई और उनके हाथों से तुम्हारी माँ का मर्डर हो गया। लेकिन पिताजी बच गए। क्या पता आपका असली निशाना वही हो, आपको बिजनेस से बाहर जो निकाला था उन्होंने, और बदला लेना होगा ना आपको उनसे। सालों में बनाई हुई पूंजी तूने एक झटके में शेयर बाजार में उड़ा दी। बस जतिन, अब और नहीं। मैं तुझे अपने कारोबार से हमेशा के लिए बेदखल करता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो समझना है आप समझिए,
मुझे मेरा सच पता है। अच्छा, तो उस वारदात की रात आप कहाँ थे? वारदात वाली रात वो क्या था कि मैं बहुत परेशान था, इसलिए बाहर वॉक के लिए निकल गया। फिर मैं चलता रहा, फिर थक गया और रिक्शा पकड़कर घर चला गया। अच्छा, रुकिए। ये देखिए, ये उस रात का सीसीटीवी फुटेज है। जगमोहन जी के पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरा से ली गई है, जिसमें आप घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 5 मिनट बाद घर के बाहर भी आ रहे हैं। 5 मिनट में तो आप अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो क्या चेक करने गए थे कि जिन लोगों को आपने सुपारी, मेरा मतलब है कि मारने का काम दिया था, उन्होंने काम ठीक से किया या नहीं, ये देखने गए थे? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं उस रात घर गया था, लेकिन मैं माँ के कमरे में नहीं गया था, मैं हॉल से वापस आ गया था। क्यों? क्योंकि मैं माँ को एक आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन रात को 10:30 बजे, आप सुबह भी तो आ सकते थे। क्योंकि सुबह तक बहुत देर हो जाती। देर हो जाती मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, जरा डिटेल्स में बताओगे? ठीक है। उस रात मैं खुद को बहुत निराश महसूस कर रहा था, इसीलिए मैं गंगा किनारे चला गया आत्महत्या करने। लेकिन मैं आत्महत्या करने से पहले एक आखिरी बार बस माँ को देखना चाहता था, इसीलिए मैं घर गया। लेकिन जब मैं हॉल तक पहुंचा तो अचानक से मुझे लगा कि अगर माँ ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो मुझे रोक लेंगी। इसलिए मैं घर गया, लेकिन माँ के कमरे तक नहीं जा पाया। उसके बाद मैं फिर वापस गंगा किनारे आया और वहीं फिसल गया और ये चोट लग गई। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, आप उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैं दिख ही जाऊंगा। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जब तक यह इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी सर। सर, जो नंबर आपने मुझे ट्रेस करने के लिए दिया था, वो सिम नकली आधार कार्ड पर ली गई है। नाम पता सब फेक है। जैन सर, एक खबर मिली है। बस 1 महीना और दे दो शैलेश भाई, आपका पूरा उधार चुकता कर दूंगा। अगले महीने से मेरे पास इतना सारा पैसा होगा कि सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। पुलिस, रुको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ किया ही नहीं सर। सर क्या हुआ सर? डाल इसको अंदर। सर, मैं समझा नहीं। ये तीनों फोन आपके हैं ना? सर, ये दोनों फोन मेरे हैं और ये तीसरा मेरा नहीं है। हाँ, ये तीसरा ही, जो आपने नकली आधार कार्ड पर लिया है, जिसे आप पंटरगिरी करते हैं और क्रिकेट में पैसा लगाते हैं। क्यों मोहित बाबू, आपने बताया नहीं कि आप पे 50 लाख की उधारी है, और जिनकी उधारी है वो भी पहुंचे हुए सटोरी और बदमाश है। और आपने शैलेश भाई को भी कॉल किया था और कहा कि महीने भर में बहुत माल आने वाला है, सारा उधार चुका दोगे। सर, वो तो टालने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना। सच बोलने का टाइम शुरू हो गया है, बोलिए। ये सच है सर कि मैं सट्टा खेलता हूँ,
और मेरे ऊपर 50 लाख की उधारी भी है। तृप्ति जानती है इस बारे में? जी नहीं सर, तृप्ति को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और प्लीज सर, उसे इसके बारे में कुछ मत बताइएगा, प्लीज सर, प्लीज। घर पे पड़े गहनों का तो इंश्योरेंस था ना, और आपने सोचा होगा कि क्या नाम था उसका, सुनील था ना, जिसका नंबर आपने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसके साथ मिलकर चोरी की, अपना पैसा बना लिया और इंश्योरेंस के पैसे से फैमिली का नुकसान भी पूरा कर दिया। यही है ना? या फिर शुरू से मर्डर करने की प्लानिंग थी तुम्हारी? और कितने लोग थे? सुनील अपने साथ किसे लाया था? सर 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 प्लीज सर, मैं उस हर एक सटोरी का नंबर और पता दूंगा जिसका मेरे ऊपर उधार है सर। प्लीज सर, जो आप उनसे बात कर लीजिए, और उस सुनील का गांव को पता भी दूंगा सर। आप उसकी और मेरी जन्म कुंडली निकाल लीजिए। सर सर, मैं मर्डर नहीं कर सकता, मैं तो सब पैसों की हेराफेरी कर सकता हूँ। मर्डर की प्लानिंग नहीं की सर मैंने। क्या ये नंबर तृप्ति इस्तेमाल करती है? नहीं पता सर, हो भी सर। ये केस को समझ में नहीं आ रहा है केवल। एक तरफ वो मोहित है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, और उसका वो नौकर सुनील, हो सकता है दोनों आपस में मिले हों। और फिर वो जतिन, और वो औरत जिसने मुझे कॉल किया था, हो सकता है वो औरत सच कह रही हो, या फिर वो जतिन को फंसाना चाह रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है जिसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है केवल कि अब तक कोई ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लगा है। तुम एक काम करो, उस सुनील का पोस्टर पूरे इलाके में लगवा दो और सभी अखबार में उसकी फोटो छपवा दो, और लोगों से रिक्वेस्ट करो कि अगर किसी ने इसे कहीं देखा हो तो हमारी मदद करे। अगले 24 घंटे में हमारे हाथ कुछ न कुछ लगना ही चाहिए। जाओ। जी सर। केदार जी, आपकी मदद चाहिए। अननोन नंबर। हेलो। गलत निशाना साध रहे हैं इंस्पेक्टर संजय। मुजरिम मोहित नहीं, जतिन है। देखिए, आप जो कोई भी बोल रही हैं, क्या जतिन के साथ आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? जीपीओ सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 343 जो चित्रा जी ने जतिन के लिए खुलवाया था, ये वो तिजोरी है जिसमें आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इतने अंदर की खबर आपको कैसे है? चित्रा जी मेरी नजदीक की समदन थी, हम दोनों एक साथ ही मंदिर जाते थे। हेलो हेलो, जीपीओ चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। जीपीओ सेफ डिपॉजिट बॉक्स 343 का सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। दिखाओ। ये तो वही गहने हैं जो उस रात चोरी हुए थे। आराम से। नमस्कार जगमोहन जी। जगमोहन जी, मुजरिम का पता चल गया है। सच जानकर आपको सदमा लगेगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि सच सुनकर आप फिर से सब कुछ खाना पीना शुरू कर देंगे। कौन कौन है मुजरिम? जतिन। जतिन ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। इतना ही प्यार करते माँ से तो ध्यान रखते ना उनका। जतिन से पूछताछ जारी है।
हमें उम्मीद है कि वो खुद ब खुद सच कबूल देंगे। ये सच नहीं है। अच्छा आइए चलिए। क्या चित्रा जी की कोई परिचित थी जो उनके साथ मंदिर जाया करती थी? नहीं, वो मंदिर अकेले ही जाती थी। ठीक है। हाँ जी केदार जी बोलिए। आपने जो मदद मांगी थी इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। पर आपको जिस चीज का शक था वो इस वक्त मार्केट में हो रही है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए, मैं ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जैन सर, जतिन अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हमने हर तरीके से उससे पूछताछ कर ली, पर वो हर बार यही बोल रहा है कि वो निर्दोष है। वो सच में निर्दोष है। क्या? तो फिर चित्रा जी को किसने मारा? यही तो पता करना है केवल। चलो मेरे साथ। ओके। इस तरफ। ये चोरी के जेवर जो ये बेचने आया था। चल चल चल। मैंने केदार जी को पहले ही बोल दिया था कि जगमोहन जी के घर से चोरी हुए गहनों का ब्यौरा पूरे मार्केट को भिजवा दें, ताकि अगर कोई इन गहनों को बेचने आए तो मुझे और इन्हें इसका पता लग जाए। दही लो, हेल्दी होता है। जगमोहन जी, जगमोहन जी। क्या हो गया? नमित? नमित को क्यों पकड़ा? संजय जी, ये नमित को हथकड़ी क्यों लगाई है? जी हाँ, हम वैशाली और इनके भाई नमित को चित्रा अग्रवाल जी का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। तो बताइए वैशाली अग्रवाल जी, क्यों किया आपने ऐसा? पंद्रह साल दिए मैंने इस घर को, इस कारोबार को, यहां तक कि बच्चे भी नहीं किए, क्योंकि मुझे इस परिवार को संभालना था, इस कारोबार को फिर से खड़ा करना था। अभिषेक और मेरे पापा से वसीयत को लेकर पहले ही बात हो चुकी थी, जिसके हिसाब से वसीयत का एक क्लॉज था कि कारोबार का 2/3 हिस्सा अभिषेक और मेरे नाम किया जाएगा। इस वसीयत से बहुत उम्मीदें थी मुझे, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने बहुत बड़े बड़े निवेश भी कर रखे थे, इसी उम्मीद से कि कारोबार का बड़ा हिस्सा मेरे और अभिषेक के नाम होने वाला है। बस एक ही प्रॉब्लम थी, मेरी सास। मैं जानती थी कि वो जतिन को कारोबार का 1/3 हिस्सा देना चाहती है, लेकिन उनकी सर्जरी के कुछ दिन पहले पापा ने वकील साहब को बुलाया और वकील साहब ने नई वसीयत पढ़ी। अभिषेक, जतिन नहीं आया, उसे आज के बारे में बता दिया था ना? हाँ पापा, उसको इन्फॉर्म किया है, वो बस आता ही होगा।
जतिन बेटा, आ गया तू। आपको क्या लगा नहीं आऊंगा? नवीन, मेरा भाई, गले लग जा, आजा। भाभी, भाभी, दिल से कह रहा हूं, आपका ये भाई मुझे बहुत पसंद है। मतलब यारों का यार है ये। जतिन, अब भाई साहब, मैंने बस थोड़ी सी ली है, लेकिन लिमिट में हूं मैं। सॉरी पापा, आपको फिर से निराश करने के लिए। जतिन, बैठ जाओ। अरे जीजा जी, नमस्ते। और बहना कैसी है? आज मैंने वकील साहब को यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने चित्रा से वादा किया है कि कल उसके सर्जरी में जाने से पहले हमें अपनी वसीयत तुम बच्चों को बता देनी चाहिए। ये वसीयत तुम्हारी मां और मेरी सहमत से बनी है। ये हमारी आखिरी इच्छा है और हमें तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम इस वसीयत का मान रखोगे। वकील साहब, वसीयत पढ़िए। जी, इस वसीयत के हिसाब से कारोबार के बराबर 3 हिस्से होंगे, जो आप तीनों अभिषेक, जतिन और तृप्ति को मिलेंगे। आपके माता पिता ने इस घर को जतिन के नाम पर छोड़ा है। और बाकी के गहने और जेवरात वो तृप्ति को मिलेंगे। और बैंक में जो एफडीज हैं वो अभिषेक को मिलेंगे। तृप्ति, बैठ जाओ। मैं जानता हूं ये वसीयत तुम लोगों की उम्मीद के विपरीत है, क्योंकि तुम्हारी मां और मेरा मानना है कि अभिषेक और तृप्ति अपने पैरों पर खड़े हैं और आगे भी ये लोग अपने भविष्य को संभाल ही लेंगे। तुम्हारी मां की सबसे बड़ी चिंता जतिन है। शुरू में मैं भी नहीं चाहता था कि कारोबार में जतिन को कोई भी हिस्सा मिले, लेकिन अंत में मुझे तुम्हारी मां का नजरिया सही लगने लगा। भैया, पापा हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? जतिन भैया ने सारा बिजनेस डुबो दिया। वो तो आपने और वैशाली भाभी ने इतने सालों मेहनत कर की, फिर से सब कुछ खड़ा किया, और उसमें आपका साथ किसने दिया? मैंने। जाने देना। कैसे जाने दो भैया, कैसे जाने दो? बिजनेस का 2/3 आपको और भाभी को मिलना चाहिए। बाकी जो बचता है वो मेरा। अगर किसी चीज में बंटवारा होना चाहिए था ना, तो इस घर का बंटवारा होना चाहिए था, वो भी 3 बराबर हिस्सों में। तृप्ति, बात को समझने की कोशिश कर। अब आप क्या करेंगे? कुछ करने के लिए पापा ने छोड़ा कहाँ है? और तुमको क्या लगता है, मुझे पापा से जाके बात करनी चाहिए? हाँ भैया, आपको पापा से बात करनी चाहिए। कैसे भी करके विल को बदलवाना होगा। मुझे लगता है कि हमें मम्मी पापा की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इस वक्त मम्मी की सर्जरी होने वाली है और हम सब इसके लिए फिक्रमंद हैं। अगर आपको पापा से बात करनी ही है ना, मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जीजा जी, दीदी सही कह रही है। नहीं भैया, बाद में बात निकल जाएगी। कल को मार सर्जरी टेबल पे ही चल बसी, दिल तो कभी चेंज नहीं होगी ना। तृप्ति, ये कोई करने वाली बात है? आप ऐसे ही चुप खड़े रहना, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली।
मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नई वसीयत पर अभी किसी के साइन नहीं हुए थे। मैंने सोचा अगर साइन होने के पहले मैं अपने सास ससुर दोनों को रास्ते से साफ कर दूं, तो मैं पुरानी वसीयत को वकील साहब को पैसे देकर फिर से वैलिड प्रूफ करवा सकती हूँ। और मुझे पूरा यकीन था कि अगर जरूरत पड़ी तो तृप्ति मेरा साथ जरूर देगी। और फिर मैंने नमित के साथ मिलकर प्लान बनाया। नमित, अगर बिजनेस का बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं आया ना, तो मेरे कहने पर पापा ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं सब खतरे में आ जाएंगे। दीदी अगर आप कहो तो मुख्तार भाई से बात करो। ठीक है, कर लो। लेकिन अब अगर हमें इस रास्ते पर चलना है तो मेरी सास और ससुर दोनों को रास्ते से हटाना होगा। गांव में हमारे कुछ पहचान के लोग हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नमित उन लोगों को कानपुर ले आए और फिर हमें इंतजार था सही वक्त का। और जिस दिन हमारे लोग मेरे सास ससुर को मारने घर गए, मुझे नहीं पता था कि उसी समय पर पापा मम्मी के लिए जलेबी लेने जाएंगे। हमारा प्लान फेल हो गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मम्मी के कत्ल का इल्जाम जतिन पर लग जाता है तो ना चाहते हुए भी पापा को दूसरी वसीयत बनानी ही पड़ेगी। मुझे जतिन के एक सेफ डिपॉजिट के बारे में पता था। मैंने नमित को उसके बारे में बताया और फिर नमित ने पोस्ट ऑफिस में पैसे खिलवाकर एक आदमी के जरिए जतिन के सेफ डिपॉजिट में चोरी की ज्वेलरी रखवा दी। आपको जो 2 कॉल आए थे वो कॉल भी मैंने ही किए थे, लेकिन मेरा बेवकूफ भाई उसने चोरी की ज्वेलरी में से एक हार अपने पास ही रख लिया और मार्केट में बेचने चला गया। भाभी, आप एक बार बोल देती, मैं बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ आपको और भैया को दे देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? मेरे साथ काशी चलेगा ना, अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। हाँ बाबा, चलूंगा।